अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम और मुश्तरका प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास 5 फरवरी इतवार को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अहम मसाइल और इशूज़ पर बातचीत हुई, तबादला ख्याल किया गया, एक पॉलिसी बनाई गई और उनसे निमटने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, वर्शिप एक्ट, निसाब तालीम, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत समेत मुतअद्दिद अहम मसाइल पर वर्किंग कमेटी ने गौर व खौज किया और 13 तजावीज़ पास किया। आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मीटिंग में शरीक होने वाली अहम शख्सियात को। बोर्ड की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इजलास की सदारत बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। उनके अलावा नायब सदूर में मौलाना अरशद मदनी, मौलाना फ़खरुद्दीन अशरफ, प्रोफेसर सैयद अली नकवी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी, मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महल्ली, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, मौलाना यासीन अली उस्मानी, मुफ्ती नज़र तौहीद, मुफ्ती सनाउल हुदा वैशालवी, डॉक्टर ज़हीर काजी, इंजीनियर वली फैसल रहमानी, इंजीनियर फ़हद रहमानी, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, कमाल फ़ारूक़ी, एडवोकेट हातिम यूसुफ मचाला, मौलाना सुफियान कासमी, मौलाना महमूद दरियाबादी, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान, मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, एडवोकेट शमशाद अहमद, एडवोकेट ताहिर हकीम, डॉक्टर मोनिसा बुशरा खुसूसी तौर पर शरीक थे। इसके अलावा भी कई नाम हैं। इजलास में 13 तजवीज़ मंजूर की गई। मिल्लत टाइम्स उर्दू में उसे शाये किया गया है। यहाँ भी जान लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तजवीज़ नंबर 1, ये इजलास महसूस करता है कि मुल्क में नफ़रत का जहर फैलाया जा रहा है और उसको सियासी लड़ाई का हथियार बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए सख्त नुकसानदेह है। जंग आज़ादी के मुजाहिदीन, दस्तूर के मुरत्तिबीन और मुल्क के अवलीन मेमारों ने इस मुल्क के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था, ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ सदियों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, क़बाइल, ज़ुबानों और तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने मुल्क की खिदमत की है और इसको आगे बढ़ाने में यकसा किरदार अदा किया है। अगर ये हम आहंगी और भाईचारा ख़त्म हो गया तो मुल्क का इत्तेहाद पारा पारा यानी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इजलास हुकूमत से, मुहिब्बे वतन शहरियों से, कानूनदानों, सियासी रहनुमाओं और मीडिया के लोगों से दर्दमंदाना अपील करता है वो नफ़रत की आग को पूरी क़ुव्वत के साथ बुझाने की कोशिश करें और इसको हवा देने से बचें, वरना ये आग आतिश फशा बन जाएगी और मुल्क की तहज़ीब, इसकी नेकनामी, उसकी तरक्की और उसकी अखलाक़ी वजाहत सबको जलाकर राख कर देगी। तजवीज़ नंबर 2, कानून इंसानी समाज को महज़्ज़ब बनाता है, जालिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करता है, मज़लूमों को इंसाफ फराहम करता है और उनके लिए हुसूल इंसाफ की उम्मीद होती है। लाकानूनियत समाज को अनारकी में मुब्तला कर देती है। इसलिए हुकूमत हो या आवाम, अक्सरियत हो या अक़लियत, बरसरे इक़्तिदार गुरोह हो या अपोजिशन, सरमायादार हो या गरीब और मज़दूर, सब के लिए बात ज़रूरी है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से मुल्क में लाकानूनियत का माहौल बन रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है। मुलजिम पर केस साबित होने से पहले उसको सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। जो मकानात दसियों साल से बने हुए हैं, जो हुकूमत और इंतज़ामिया की नज़रों के सामने बने हैं और जिनसे कानूनी वाजिबात यानी टैक्स भी वसूल किए जाते रहे हैं, उनको बुलडोज़र के ज़रिए लम्हों में ज़मी बोस कर दिया जाता है। एहतजाज का दस्तूरी हक इस्तेमाल करने वाले और पुरअमन तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने वालों को संगीन दफ़ात के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुर्म साबित किए बगैर मुद्दतों उनको जेल में रखा जाता है। ये सब लाकानूनियत की बदतरीन शक्लें हैं और लाकानूनियत अवाम की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से बहर सूरत काबिल मज़म्मत है। इसको रोकना हुकूमत का और तमाम बाशिंदगान मुल्क यानी तमाम शहरियों का फरीज़ा है। तजवीज़ नंबर 3, मुल्क
मुल्क के दस्तूर की बुनियाद मसावत, इंसाफ और आज़ादी पर है। इन उसूलों को कायम रखना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और अदलिया की भी। इसलिए अदलिया से अपील की जाती है कि कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का जायज़ा ले और अपना फ़रीज़ मनसबी अदा करे। अदलिया आवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। अगर यह भी मध्यम पड़ जाए तो इससे बढ़कर और कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती है। तजवीज़ नंबर 4, मुल्क के दस्तूर में शामिल बुनियादी हुकूक में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। इसमें पर्सनल लॉ भी शामिल है। हुकूमत से अपील है कि तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करे। पर्सनल लॉ के ज़ेल में मुख्तलिफ ग्रोहों के जो तशख़्ख़ुसात हैं उनको ख़त्म करके कॉमन सिविल कोड का नफाज एक गैर जमहूरी अमल होगा। ये इतने बड़े मुतनव्वे और मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहज़ीब के हामिल मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, मुफीद भी नहीं है। अगर इसको पार्लियामेंट में अक्सरियत का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की गई तो इससे मुल्क का इत्तेहाद मुतासिर होगा, मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा होगी और इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के इजलास, जो मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, हुकूमत से अपील करता है कि वो इस इरादे से बाज आ जाए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के इरादे से, और मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं उन पर तवज्जो मबजूल करे। तजवीज़ नंबर 5, इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 का कानून हुकूमत का बनाया हुआ कानून है जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है। उसको कायम रखना हुकूमत का बुनियादी फरीज़ा है और उसी में मुल्क का मफाद है, वरना पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये मुल्क के लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात होगी। इसलिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे और फ़िरका परस्त अनासर के सामने हथियार न डाले। तजवीज़ नंबर 6, औकाफ दीनी व इंसानी मकासद के लिए मुसलमानों की जानिब से दी जाने वाली अमलाक हैं जिनको शरअन व कानूनन उनके मुकर्ररा मकासद पर ही खर्च करना ज़रूरी है। हुकूमत या आवाम की तरफ से वफ़ की जायदाद पर काबिज़ हो जाना खुले तौर पर गसब है, कब्ज़ा है। खा ये किसी मुसलमान की तरफ से हो या किसी गैर मुस्लिम की तरफ से या मुल्क के किसी शहरी की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से, बहर सूरत यह कि गैर कानूनी अमल है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औकाफ के सिलसिले में हुकूमत के बाज़ नुमाइंदों की तरफ से जारी करदा उन बयानात पर इंतहाई तशवीश का, अफसोस का इजहार करता है जिनमें मुसलमानों को उनके औकाफ से महरूम करने का जज्बा या इशारा ज़ाहिर होता है और हुकूमत से अपील करता है कि वैसे किसी भी कदम से बाज रहे। और मुसलमानों को बोर्ड मुतवज्जे कर रहा है कि अपने औकाफ की हिफाजत के लिए मकामी तौर पर भरपूर कोशिशें करे। उफ्तादा अराजी की अहाता, यानी जो बंद ज़मीनें हैं या खाली ज़मीनें हैं, उनकी अहाता बंदी कराई जाए, घेराव किया जाए। औकाफ को उनके मुकर्ररा मकासद नीज़ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मिल्लत के नौनिहालों की तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तजवीज़ नंबर 7, बोर्ड का इजलास मुसलमानों को मुतवज्जे करता है कि मुसलमान होने का मतलब अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। इसलिए बहैसियत मुसलमान हम सब का फरीज़ा है कि हम शरीयत के कानून पर अमल करें, औरतों के साथ इंसाफ करें, बूढ़ों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, शादी ब्याह में फजूल खर्ची से परहेज़ करें और सादगी का लिहाज रखें। अपने मामलात को अपने काजियों, मजहबी रहनुमाओं के सामने रखकर अपने मसाइल हल करें। शरीयत ने जिन बातों को हराम और गुनाह करार दिया है उनसे बचें, चाहे कानून में उसकी ममानत न हो, जैसे नशा, निकाह के बगैर मर्द औरत का जिस्मानी ताल्लुक, सूद, हमजिनसी, शौहर या बीवी से बेजा तरीक़ा पर पैसा वसूल करना, तलाक के बाद बीवी को अपने साथ रहने पर मजबूर करना। ये सारी बातें किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देती और न मुल्क का कानून हमें इन सब पर मजबूर करता है, चाहे कानून किसी खिलाफ शरीयत बात की इजाज़त देता हो और उसमें किसी शख्स का फ़ायदा हो, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। तजवीज़ नंबर 8, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आम मुसलमानों से अपील करता है कि वो निकाह के लिए बोर्ड के मुरतब करदा निकाह नामे का इस्तेमाल करें जिसमें ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और जिसमें आक़दैन के लिए इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि अपने बाहमी झगड़ों को हल करने
کے لیے دارالقضاء یا محکمہ شریعہ کو ثالث بنائے۔ اگر سماج اس نکاح نامے سے فائدہ اٹھائے اور اس میں شامل ثالثی پر عاقدین دستخط کر دیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، طلاق کے واقعات کم ہوں گے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ اگر ان کے درمیان کوئی نزاع یعنی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ کم وقت اور کم خرچ میں ان کے اختلافات حل ہو جائیں گے۔ تجویز نمبر 9، مذہب اور عقیدے کا تعلق انسان کے یقین اور ضمیر سے ہے، اس لیے کسی مذہب کو اختیار کرنے کا حق ایک فطری حق ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے دستور میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور ہر شخص کو کسی مذہب کو اختیار کرنے یا مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ اس کے لیے زور زبردستی اور مال کا لالچ دینا ایک نامناسب عمل ہے، لیکن حالیہ دنوں میں مختلف ریاستوں میں ایسے قوانین لائے گئے اور لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا مقصد ملک کے شہریوں کو سرے سے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کا فریضہ ہے کہ تبلیغ مذہب کے لیے استعمال کیے جانے والے غیر قانونی طریقوں کو ضرور روکے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پرامن طریقے پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ تجویز نمبر 10، ملک کے تعلیمی نظام کو دستور کی روح سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ماضی میں بڑی حد تک اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نصاب تعلیم میں کسی ایک مذہب یا کسی ایک کلچر کو بڑھا کر بتانے سے احتیاط کی جاتی رہی ہے۔ اس طرح سوشل سائنس میں مختلف مذاہب کے پیشواؤں کا تعارف نصاب میں شامل رہا ہے اور تاریخ میں ہر دور کی تاریخ کو نمائندگی یعنی جگہ دی گئی ہے، لیکن حکومت کی نئی ایجوکیشن پالیسی میں یہ باتیں مفقود ہیں، یعنی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بات مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے حکومت سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ ملک کے نظام تعلیم کو دستور کے مزاج کے مطابق بنائے، جس میں تمام مذاہب تہذیبوں کا احترام ملحوظ ہو اور انصاف کے ساتھ ملک کی تاریخ پیش کی جائے۔ تجویز نمبر 11، بورڈ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دینی اور اخلاقی ماحول کے ساتھ ہر سطح کے تعلیمی ادارے اور لڑکیوں کے لیے خصوصی درسگاہیں قائم کرنے پر توجہ کرے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے تقاضے پورے ہوں، لڑکیاں محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کریں اور طلبہ و طالبات انسانی جذبے کے تحت ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لائق بنے۔ تجویز نمبر 12، بنیادی دینی تعلیم کے مکاتب بچوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسجد اور محلے میں اس کا انتظام ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسلمان بچہ یا بچی بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کی جاتی ہے کہ اس پر بھرپور توجہ کریں تاکہ ہماری نئی نسل کا رشتہ دین و اخلاق سے قائم رہ سکے۔ تجویز نمبر 13، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے آسام کی حکومت کے ذریعے کم عمری کی شادیوں کے تعلق سے مسلم خاندانوں کی گرفتاری کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ بورڈ حکومت آسام سے مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کا جو معاملہ زیر بحث ہے اس میں فیصلہ آنے تک ان پر کوئی اقدام نہ کرے۔ اس سلسلے میں بورڈ اپنی لیگل کمیٹی کو مجاز یعنی اختیار دیتا ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کر کے اسلام کا موقف بھرپور طریقے پر پیش کرے۔ یہ سبھی 13 تجویز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں شامل ہے۔ یہاں تک آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور اتنا لمبا آپ نے انتظار کیا، اس کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ کچھ ایشوز ہے جس کو بورڈ کی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جیسے حجاب کا مسئلہ جو کرناٹک سے شروع ہوا اور ایک بہت برننگ ایشو ہے۔ سپریم کورٹ کا پچھلے دنوں فیصلہ آیا لیکن آگے پھر سپریم کورٹ میں اس پر سنوائی ہوگی، یہ تجویز شامل نہیں ہے۔ اور بھی کئی سارے ایشوز ہیں لیکن اس وقت یہ جو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ 13 تجاویز ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ آپ اپنا خیال بھی واضح کیجئے، بورڈ کے ذمہ داروں تک آپ کے خیالات بھی شامل ہوں گے اور کیا اور چیزیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اپنے ایجنڈا میں شامل کرنی چاہیے، اس پر بھی آپ کا تبصرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ملت ٹائمز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام سبھی جگہ ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔